नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम विज्ञान के दूसरे अध्याय यानी परमाणु, अणु, इनके बारे में बात कर रहे थे। आज हम कुछ जीवित जीवों, पौधों, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि जीवन पद्धतियाँ क्या हैं। जीवन पद्धतियों के अंतर्गत आवास किसे कहते हैं, यानी पौधे और जंतु किस प्रकार के आवास में रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार रहते हैं, और सूक्ष्म आवास किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सहजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं और मृतोपजीवी क्या होते हैं। मैं हूँ समीना सुल्तान, मेरे साथ मौजूद है मैडम वाधवानी, जो कि आपको इन विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगी। बच्चों, जैसा कि अभी समीना मैडम ने आपको बताया कि आज हम जीवों के आवास के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी देखते हैं, कई जीवों को सुबह से शाम तक हम देखते ही रहते हैं। हम स्वयं भी जीव हैं, क्योंकि मनुष्य को भी जीव माना गया है। तो सुबह से शाम तक हम विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं। इन जीवों के आकार भी अलग होते हैं, आकृति भी अलग होती है, रंग रूप सब अलग अलग होते हैं। इस तरह से हम पौधे भी देखते हैं। तो ये जीव जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो जीव जो होते हैं, जैसे हम मनुष्य घर बनाकर रहते हैं, और कुत्ते बिल्ली हैं वो भी अपने घरों में रहते हैं। बिल्लियाँ हमारे घरों में रहती हैं। कुत्तों के लिए छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं। मुर्गियाँ आप लोगों ने देखी होंगी, मुर्गियाँ दड़बे में रहती हैं। मुर्गियों के लिए जो घर बनाया जाता है उसे हम सामान्य भाषा में दड़बा कहते हैं। तो मुर्गियाँ दड़बों में रहती हैं, चूहे बिलों में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि विभिन्न जीव जो हैं वो विभिन्न घरों में रहते हैं, और जीव जो हैं अपने लिए ऐसा घर तैयार करते हैं जो उनके अनुकूल हो, उसकी जलवायु उनके अनुकूल हो, वहाँ पर उन्हें सुरक्षा मिले, और जब वो अपनी संतान उत्पन्न करें तो उनकी संतान की भी सुरक्षा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि आवास जो है वह स्थान है किसी भी जीव का आवास वह स्थान है जहाँ पर उसे आश्रय मिलता है, सुरक्षा मिलती है, और जहाँ पर वो वृद्धि करता है और संतान उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग आवास होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आवास में सभी प्रकार के जीव रह सकते हैं। जैसे शेर जो है वो जंगल में रहता है, तो शेर का आवास जो है गुफा रहती है। हमें मालूम है कि शेर गुफा के अंदर रहता है, तो शेर का आवास गुफा है। परंतु सिर्फ गुफा को ही हम आवास नहीं कहेंगे। आवास का अर्थ है आवास और उसके आसपास स्थित वस्तुएं। जैसा शेर जो है गुफा के अंदर रहता है, अब गुफा के अंदर तो वह रहता ही है, परंतु जब उसे भूख लगती है तो वह छोटे छोटे जानवरों को खाता है। तो छोटे छोटे जानवर जो उसकी गुफा के आसपास पाए जाते हैं वह उसके जैविक घटक कहलाते हैं, और यह भी आवास का एक अंग है। अब शेर जो है जब शिकार करता है तो शिकार करने के लिए वह छुपकर घात लगाता है कि कहाँ पर कौन सा जानवर है उसे मैं दबोच लूँ। तो छुपने के लिए शेर को झाड़ियाँ चाहिए, इसलिए गुफा के आसपास छोटे छोटे पेड़ या झाड़ियाँ होती हैं। तो ये झाड़ियाँ और छोटे छोटे पेड़ ये भी आवास का ही एक अंग हैं। तो इस तरह से आवास जो है सिर्फ हम घर को ही आवास नहीं कहेंगे, उसके आसपास जो जैविक घटक हैं वह भी आवास के अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु ये आवास जो होते हैं ये प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होते हैं। प्रत्येक जीव के लिए आवास अलग अलग है। जैसे चूहा जो है वो बिल में रहता है और मनुष्य घर में रहता है, मुर्गियाँ दड़बे में रहती हैं। अगर हम मुर्गी को बिल में रख दें तो मुर्गी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी, उसे अनुकूल जलवायु नहीं मिलेगी। और चूहा जो है वह बिल में ही रहेगा, क्योंकि बिल के अलावा उसे अनुकूल परिस्थिति नहीं रहेगी, उसे डर रहेगा, बिल्ली का डर रहेगा। बिल्ली आती है तो वह जो है अपने बिल में घुसकर अपनी रक्षा करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई आवास किसी जीव के लिए उपयुक्त है और दूसरे जीव के लिए अनुपयुक्त है। तो इस तरह के आवास कहलाते हैं सूक्ष्म आवास। मतलब ऐसा आवास जो किसी एक जीव के लिए तो उपयुक्त है परंतु दूसरे जीव के लिए वह उपयुक्त नहीं है, तो वह कहलाता है सूक्ष्म आवास। तो इस तरह से हमने देखा आवास और सूक्ष्म आवास। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य है कि आवास वह जगह है जहाँ पर के
जीव अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाता है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्तियाँ वहाँ पर हो जाती हैं। उसे हम आवास कहते हैं। और सूक्ष्म आवास वह जगह है जहाँ पर जीव रहते हैं, लेकिन उनमें से एक जीव के लिए वो स्थान रहने के लिए उपयुक्त होता है, वो उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है, लेकिन उसी आवास में रहने वाला दूसरा जीव जो है वो वहाँ पर अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसके लिए वो उपयुक्त नहीं होता है, वो उसके लिए सूक्ष्म आवास रहता है। क्या आप कोई उदाहरण देंगे मैडम? हाँ, जैसे आप देखिए चट्टानों के ऊपर या दरारों के ऊपर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को हम उठाकर ले जाकर मैदानों में छोड़ दें तो मैदान उनके लिए उपयुक्त आवास नहीं है, वो जो है वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। हालांकि वो मैदानी क्षेत्र में ही पाए जा रहे हैं, हाँ, उस पेड़ की छाल में या उस स्थान पर पाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पेड़ की छाल के अंदर हैं, वो पेड़ की छाल के बाहर अपना जीवन सुरक्षित व्यतीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो उसका सूक्ष्म आवास कहलाएगा। तो इस तरह से हम एक बार और आवास और सूक्ष्म आवास की परिभाषा देख लेते हैं। आवास की परिभाषा इस प्रकार देंगे: जीवों के रहने का वह स्थान जो उन्हें आश्रय, भोजन और जलवायु संबंधी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जिससे वह जीवन यापन, संतानोत्पत्ति एवं वृद्धि कर सके, आवास कहलाता है। ये हो गई आवास की परिभाषा। अब हम देखते हैं सूक्ष्म आवास की परिभाषा। सूक्ष्म आवास ऐसा स्थान जो विशेष कारणों से कुछ जीवों के लिए उपयुक्त होता है और कुछ जीवों के लिए उपयुक्त नहीं, सूक्ष्म आवास कहलाता है। तो ये तो देखी हमने परिभाषा। आइए अब चित्रों के माध्यम से हम कुछ आवास और सूक्ष्म आवास देखें। ये चित्र देखिए आप। पहले चित्र में हम देख रहे हैं झोपड़ी। जैसा कि हम लोग गांव में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, तो ये झोपड़ी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपको बहुमंजिला इमारत दिख रही है। तो महानगरों में जहाँ पर ज़मीन की समस्या है, वहाँ पर मनुष्य जो है वो बहुमंजिला इमारत बनाकर रहते हैं, ये वहाँ का आवास है। इसके बाद ये देखिए तंबू का घर। जब हम कहीं अस्थायी रूप से रहते हैं, कहीं कैंप में जाते हैं, किसी भ्रमण में जाते हैं, एनसीसी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से घर बनाए जाते हैं थोड़े दिनों के लिए रहने के लिए, तो वो कहलाते हैं तंबू। ये अस्थायी आवास है। अब आप ये पक्षी देखिए, कठफोड़वा है। ये कठफोड़वा जो है आपने देखा भी होगा, यह पेड़ के अंदर छेद करके और वहाँ पर अपना घर बनाता है। ये देखिए यहाँ पर इसने छेद किया है और अंदर अपना इसने घर बनाया है, तो ये इसका आवास है। इसके बाद ये देखिए ये घर, इसे हम अंग्रेज़ी में इग्लू कहते हैं। अंग्रेज़ी में आपने इग्लू नाम सुना होगा, जिसे ये जो है बर्फ़ में रहने का घर है। जो लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं वो इस तरह के घर बनाते हैं ताकि जब बर्फ़ गिरे तो उनको कोई नुकसान ना हो। इसके बाद ये देखिए ज़मीन की सतह के ये ऊपर बना हुआ घर है। जहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है वहाँ पर इस तरह से घर बनाए जाते हैं। ये ज़मीन से ऊंचा उठा हुआ घर है, तो ये आवास है। इसके बाद ये गुफा देखिए, शेर वगैरह जो बड़े प्राणी हैं वो इस तरह के आवास में रहते हैं। हमारे घर में हम मुर्गियों के रहने के लिए दड़बा बनाते हैं। ये दड़बा है जहाँ पर मुर्गी रहती है। तो ये आवास देखे आपने कुछ प्राणियों के। अब मनुष्यों के कुछ आवास देख लीजिए। ये मनुष्यों के आवास देखिए। ये सीमेंट की झोपड़ी है। गांव में भी कई संपन्न लोग सीमेंट की झोपड़ी बनाते हैं, तो ये सीमेंट की झोपड़ी है। इसके बाद ये तंबू वाला घर है। ये भी तंबू वाला घर है। अब ये पक्षी देखिए, पक्षी के लिए ये उपयुक्त आवास नहीं है, पक्षी इनमें नहीं रह सकता, तो इस पक्षी ने पेड़ में अपना घर बनाया है। तो ये आपने आवास देखे। कुछ प्राणियों के और आवास देखिए। ये देखिए गाय है। गाय का आवास हम घर में बनाते हैं। ऊपर हम छोटी सी छत बनाकर इस तरह से गाय को बांध कर रखते हैं, ये गाय का आवास है। ये कुत्ते के लिए आवास है। बिल्ली जो है हमारे घरों में रहती है कहीं पर भी, ये इसका आवास है। ये चूहा है। चूहा देखिए इसने ये बिल बनाया हुआ है, तो ये चूहे का आवास है। यह आप देखिए मुर्गी का दड़बा है। इसके बाद
ये घोड़े का आवास है अस्तबल, घोड़े जो है अस्तबल में रहते हैं। तो ये विभिन्न प्राणियों के आवास हैं। हम देख रहे हैं कि सभी प्राणियों के आवास भिन्न भिन्न हैं। जिस प्राणी को जहाँ अनुकूल परिस्थिति मिलती है वहाँ पर वह अपने आवास बनाता है। मनुष्य के कुछ और आवास देखिए। मनुष्य जब कभी झील वगैरह में घूमने जाता है तो कभी कभी अस्थायी रूप से वह झीलों में घर बना लेता है। जैसे कश्मीर की जो डल झील है वहाँ पर कई तरह के घर बने हुए हैं, उन्हें हम हाउस बोट कहते हैं। तो ये मनुष्य के अस्थायी आवास हैं। ये आप देखिए पानी के ऊपर ये आवास बना हुआ है जिसे हम हाउस बोट कहते हैं। ये अस्थायी आवास है। ये देखिए 2 मंजिल का घर है मनुष्य के रहने का। यह देखिए बहुआवासीय घर है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके बाद ये लकड़ी की झोपड़ी है। कई स्थानों पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर लकड़ी के घर बनते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है कि अगर वहाँ पर हम सीमेंट के घर बनाएंगे तो बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो ये मनुष्य के विभिन्न आवास हैं। इसके बाद हम आते हैं सूक्ष्म आवास की तरफ। सूक्ष्म आवास, जैसा कि हमने कहा कि ऐसे आवास जो किसी जीव के लिए तो उपयुक्त हैं परंतु दूसरे जीव के लिए वो उपयुक्त नहीं है, वो हम देखेंगे। जैसे आप देखिए भेड़ का बच्चा है, भेड़ को जब हम रखते हैं तो भेड़ के लिए एक बाड़ा बना दिया जाता है। चारों तरफ से कटीली जाड़ियाँ लगाकर एक घर बनाया जाता है, ये भेड़ का आवास बनता है। अब ये खरगोश है, देखिए इसने बिल बनाकर ये यहाँ पर रह रहा है। अब यदि हम इस खरगोश को इधर भेड़ के आवास में छोड़ दें और भेड़ को इस बिल में छोड़ दें तो ये दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि इन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी। भेड़ के लिए यह आवास उपयुक्त है और खरगोश के लिए यह आवास उपयुक्त है। तो यह हालांकि दोनों ही मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं और दोनों के लिए कुछ परिस्थितियां सामान्य हैं, एक दूसरे के मिलती हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां एक दूसरे से विभिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं, जिसकी वजह से जो आवास भेड़ के लिए उपयुक्त है वो खरगोश के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए उसको सूक्ष्म आवास कहा गया है। इसके बाद देखिए ये बया पक्षी है, यह पत्तियों में अपना घोंसला बनाती है। और ये आप देखिए ड्रैगन नाम का एक प्राणी है जो कि चट्टानों पर रहता है। अब यदि इस ड्रैगन को हम इस घोंसले में छोड़ दें और इस चिड़िया को हम चट्टान में छोड़ दें तो दोनों जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये चिड़िया का सूक्ष्म आवास है और ये ड्रैगन का सूक्ष्म आवास है। इसके लिए ये उपयुक्त है और इसके लिए ये उपयुक्त है। अन्य उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देखिए ये मनुष्यों के रहने का घर है। इसके बाद ये मोबाइल हाउस है। कुछ लोग जो यात्रा पसंद करते हैं इस तरह के घरों में रहते हैं कि जब चाहें इस देश में पहुंच जाएं, जब चाहें इस जगह पहुंच जाएं। इसके बाद ये पत्थर का बना हुआ आवास है। इसके बाद ये देखिए कोयल का घोंसला है, ये ओवन पक्षी का घोंसला है। अब ओवन पक्षी इस तरह से घोंसला बनाता है और कोयल जो है इस तरह से घोंसला बनाती है। यदि हम कोयल को इस घोंसले में रख दें और इस ओवन पक्षी को इस घोंसले में रख दें तो भी ये जीवित नहीं रह पाएंगे। ये इसका सूक्ष्म आवास है, इसके लिए अनुकूल है, और ये इसका सूक्ष्म आवास है, ये इसके लिए अनुकूल है। इसी तरह से आपने बया पक्षी देखा होगा। बया पक्षी इस तरह का घोंसला बनाता है, ऊपर से टंगा हुआ नीचे की तरफ। और उल्लू को देखा होगा, ये पेड़ की कोटर में घोंसला बनाता है। यदि उल्लू को हम इस घोंसले में डाल दें और इस पक्षी को इस कोटर में डाल दें तो ये इनके लिए उपयुक्त आवास नहीं होगा। ये बया पक्षी का सूक्ष्म आवास है और ये उल्लू का आवास है। जबकि ये सभी वायवीय पक्षी हैं, सभी पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी सभी के आवास अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार का घोंसला बनाते हैं। तो जैसा हमने देखा कि सूक्ष्म आवास वह जगह है जो कि एक ही प्रकार के जगह पर रहते हुए, जैसे मैदानी क्षेत्र में रहते हुए, या पक्षी अगर हैं तो पेड़ों पर रहते हुए, उनके रहने का स्थान, आसपास का वातावरण एक जैसा है, लेकिन उसके बाद भी उनके आवास में विभिन्नता है जो कि एक पक्षी या एक जीव के लिए अनुकूल है और दूसरे के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब वो उसमें अपना जीवन यापन सुचारू रूप से नहीं कर सकता, संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता और उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं।
इसलिए उस आवास को हमने सूक्ष्म आवास का नाम दिया। अब हम देखेंगे, मैडम आप बताएंगी कि इन आवासों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इन आवासों को कई कारक प्रभावित करते हैं। कारक मतलब ऐसी बाहरी शक्ति या पदार्थ या अवस्था जिनसे वे आवास प्रभावित होते हैं, वे उनके कारक कहलाते हैं। कारक जो होते हैं वो भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। जैविक में आसपास रहने वाले जीव जंतु, जैसे जंगल में यदि शेर का आवास है और शेर के आवास के आसपास जितने भी जंतु पाए जाएंगे सब उसके जैविक घटक होंगे, जैविक कारक होंगे। वनस्पतियां भी जैविक कारकों में आती हैं क्योंकि वनस्पतियां भी जीवित हैं। तो जितने भी सजीव हैं वे सभी जैविक कारक में आएंगे, चाहे वे वनस्पतियां हों चाहे वे जीव जंतु हों। और उसके बाद आते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक में जैसे जलवायु है कि कहीं की जलवायु बहुत ठंडी है और कहीं की जलवायु गर्म है। जैसे मरुस्थल देखें तो मरुस्थल की जलवायु गर्म है और मैदानों की जलवायु ठंडी है, पहाड़ों की जलवायु ठंडी है। तो जलवायु आती है भौतिक कारक में, ताप आता है, वर्षा आती है, कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर वर्षा कम होती है, या नमी, यह भी भौतिक कारक है। इसके बाद कई अन्य कारक है जैसे ऊंचाई, ढलाई, ये सभी कारक जो हैं वो आवास को प्रभावित करते हैं। तो एक बार हम फिर इन कारकों को देख लेते हैं कि कारक क्या है, उनकी परिभाषा देख लेते हैं। कारक कोई बाहरी शक्ति या पदार्थ या अवस्था जो किसी जीव को प्रभावित करती है, जीव के लिए कारक बन जाती है। प्रकाश, तापमान, मिट्टी व पानी कुछ कारक हैं। आवास में भौतिक और जैविक दोनों प्रकार के कारक होते हैं। भौतिक घटकों में दो कारक हैं। पहला है जलवायु कारक, प्रकाश, तापमान, वर्षा, नमी और गैसें। और स्थलाकृतिक में ऊंचाई, चढ़ाई और ढलान के प्रति अनावरण। इसके अलावा जैविक कारक हमने आपको बताए कि आसपास रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां वे होती हैं जैविक कारक। अर्थात आवास को प्रभावित करने वाले कारक दो हिस्सों में हमने बांटे, एक हैं जैविक कारक और दूसरे भौतिक कारक। अब इन आवासों के समुचित उपयोग के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? हम देखते हैं कि विभिन्न जीवों के आवास जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जो है जंगलों के जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, या शहरों में भी अंधाधुंध जो शहरीकरण हो रहा है उसके द्वारा भी विभिन्न पक्षी और जीवों के आवास नष्ट होते जा रहे हैं, या उनको उनमें कठिनाई का अनुभव करता है अपना जीवन यापन करने में। इसलिए अब हम देखेंगे कि इन आवासों के समुचित उपयोग के लिए या अच्छी तरह से उनको उपयोग में लाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आवासों के समुचित उपयोग के लिए हमें कई उपाय करने चाहिए जिससे हम सभी जीव जंतुओं के आवासों को सुरक्षित रख सकेंगे। एक एक उपाय करके हम देखते जाते हैं। पहला उपाय है, हमें जीवन यापन हेतु भोजन एवं जलवायु का उचित प्रबंध करना चाहिए। हम अपने जीवन यापन के लिए और हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन यापन के लिए जलवायु और भोजन का उचित प्रबंध करें। दूसरा कारक है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। प्रदूषण के द्वारा कई आवास नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि पानी है, जब जल प्रदूषण होता है तो जल में कई जहरीली गैसें घुल जाती हैं। इन जहरीली गैसों के घुल जाने से कई जीव जंतुओं के आवास नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जल प्रदूषण रोकना चाहिए। वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण की वजह से मनुष्य को भी हानि होती है और कई जीव जंतुओं को जो स्थल पर रहते हैं उन्हें भी हानि होती है, उनके आवास भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब गैस कांड होता है या गैस निकलती है किसी फैक्ट्री से, जहरीली गैस, और उसके द्वारा कई जगहें जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अभी आप लोगों ने सुनामी लहरों का प्रकोप सुना कि बाढ़ के कारण कई लोगों के आवास नष्ट हो गए। तो हमने प्रदूषण को इतना बढ़ा दिया है कि हमारी धरती के कई आवास नष्ट होते जा रहे हैं। तो हमें प्रदूषण पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा।
इसके अलावा कृषि योग्य भूमि को शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के लिए नष्ट नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर खेत हैं या कृषि योग्य भूमि है उन्हें हम नष्ट करते जा रहे हैं और वहाँ पर हम फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे हैं, उद्योग लगाते जा रहे हैं। इन उद्योगों के लगाने से जो कृषि योग्य भूमि है वह नष्ट होती जा रही है। कृषि योग्य भूमि नष्ट होने से कृषि के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं उनके आवास नष्ट हो रहे हैं और इन पेड़ पौधों पर जो जंतु रहते हैं उनके आवास नष्ट हो रहे हैं। इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। वनों के कटाव को रोकना चाहिए। वन जो है, आपको मालूम है वनों में कई पेड़ होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। उन वृक्षों पर कई पक्षियों के आवास होते हैं। जब हम वनों को काट देंगे तो उन पक्षियों के आवास भी नष्ट हो जाएंगे। तो हमें वनों की कटाई को रोकना चाहिए, जंतुओं का वध रोकना चाहिए। हम जो है जंतुओं को अपने फ़ायदे के लिए मारते जाते हैं। कई मांसाहारी लोग जंतुओं को खाते हैं, उसके लिए जंतुओं को मारते हैं। या हम जंतुओं से कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे चमड़े के बैग बनाते हैं, पर्स बनाते हैं, या हम जंतुओं से की खाल से कई चीज़ें बनाते हैं। तो उनके लिए हम जंतुओं को मारते जाते हैं। जब हम जंतुओं को मारते जाएंगे तो क्या होगा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे किसी जंगल में शेर है और हमने शेर को मार दिया उसकी खाल प्राप्त करने के लिए, तो शेर जो है हिरन को खाता है। अब शेर की संख्या कम हो गई तो हिरन की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जाएगा। तो हमें जंतुओं के वध को रोकना चाहिए। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। वृक्ष जो होते हैं हमें शुद्ध वायु देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वृक्ष जो हैं वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। वे वायुमंडल की दूषित वायु, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और जो शुद्ध वायु है ऑक्सीजन, उसे वातावरण को देते हैं। तो वातावरण को शुद्ध वायु प्रदान करते हैं पेड़ पौधे और हम उन्हीं को काटते जा रहे हैं। तो हमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े और हमें बड़े वृक्ष काटना पड़े तो हम उन्हें काटें, परंतु उनकी जगह हम ऐसे वृक्ष लगाएं जो शीघ्र वृद्धि करें और प्रकृति के संतुलन को बढ़ाते जाएं। हाँ, तो बच्चों, मैडम ने आपको जिस तरह से बताया कि हम आवास के समुचित उपयोग के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह से हम पर्यावरणीय संतुलन को बनाकर रख सकते हैं। पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार बना रहे, उसके लिए हमें क्या क्या अच्छी बातें या क्या क्या उपाय करना चाहिए। हमने देखा कि विभिन्न जीव अलग अलग तरह के आवास में रहते हैं, अलग अलग तरह की परिस्थितियों में रहते हैं। तो इस आधार पर, आवास के आधार पर हम जीवों को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण क्या होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको वाधवानी मैडम। अब हम देखते हैं आवास के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण। आवास के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे, हम कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। अब जीव के अंदर जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। तो जो हम वर्गीकरण देखेंगे उसमें जंतु भी शामिल होंगे और पौधे भी शामिल होंगे। तो इनके आवास के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो पहला नंबर आता है जलीय जीवों का। जलीय जीव मतलब जल में रहने वाले जीव, जंतु और पौधे दोनों। तो जल में जो जंतु या पौधे रहते हैं और जल में रहकर वे वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, मतलब जल उनके लिए अनुकूल है, तो वो कहलाते हैं जलीय जीव। जो जल में रहकर अपनी वृद्धि करें और जनन करें, उन्हें हम कहते हैं जलीय जीव। इसका उदाहरण हम देखते हैं तालाब। तालाब जो है उसके अंदर कई जलीय जीव रहते हैं। ये आप देखिए, ये तालाब है, इस तालाब में ये पेड़ पौधे हैं, इनका आवास भी जल है। अब इसके अंदर देखिए, ये मछली है, केकड़ा है, ये छोटी मछली है, ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं। इसके अंदर यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, परंतु वो भी जीवित रहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु भी जलीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जीव जो जल में रहकर वृद्धि कर सकें और जनन कर सकें, उन्हें हम कहते हैं जलीय जीव। तो ये आपने देखे जलीय जीव। जलीय जीवों के कुछ और उदाहरण देखिए आप।
ये देखिए, ये बतख है, ये भी जल में रहकर वृद्धि करती है। ये आपका घड़ियाल है, यह भी जलीय जीव है। इसके बाद ये हंस है, ये भी जलीय जीव है। उसके बाद ये हंस की जाति का एक और पौधा, ये एक और जंतु है, यह भी, जिसे ओसलिंग कहते हैं, यह भी जल में रहता है। तो ये सब जंतु जल में रहकर वृद्धि करते हैं और ये जल के आसपास जो पौधे उगे हुए हैं ये भी जलीय जीव हैं। तो इन सभी का आवास जल है। तो हम कहेंगे कि जलीय आवास में रहने वाले जीव जलीय जीव कहलाते हैं, चाहे वे जंतु हों या पौधे हों। तो एक तो वर्गीकरण हो गया जलीय जीव। जलीय जीव ऐसे जीव जो कि अपने जीवन यापन के लिए उनकी सारी जीवन से संबंधित सभी क्रियाकलाप जो हैं जल में संपन्न होते हैं। मछली बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। इसके अलावा मैडम ने आपको और बहुत सारे उदाहरण बताए और आप भी इसके बारे में जानते होंगे कि बहुत सारे जलीय जीव कौन से होते हैं जो कि जल के जीव अंदर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद आपको जानकारी देंगी स्थलीय आवास के बारे में या स्थलीय जंतुओं के बारे में। तो पहले हमने देखे जलीय जीव, अब हम दूसरे प्रकार के जीव देखेंगे, स्थलीय जीव। स्थलीय जीव मतलब वे जीव जो स्थल पर रहकर अपनी वृद्धि करें, अपना जीवन यापन करें और जनन करें, उन्हें हम कहते हैं स्थलीय जीव। स्थलीय जीव तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये शेर है, ये भी स्थल पर रहता है। चीता है, ये भी स्थल पर रहता है। तेंदुआ है, ये भी स्थल पर रहता है। ये ज़ेब्रा है, ये भी स्थल पर रहता है। हाथी है, स्थल पर रहता है। कंगारू स्थलीय जीव है। भालू ये भी स्थलीय जीव है। हिरन स्थलीय जीव। सुअर यह भी स्थलीय जीव। बकरी स्थलीय जीव। उसके बाद गधा यह भी स्थलीय जीव। स्थलीय जीव के और उदाहरण देखिए आप। यह चट्टानों पर पाया जाता है, डेजर्ट मॉनिटर, यह भी स्थलीय जीव है। इसके बाद आप लोगों ने गिरगिट देखा ही होगा, यह गिरगिट भी स्थलीय जीव है। इसके बाद ये आप देखिए, अगना नाम का एक जीव है, यह भी चट्टानों पर पाया जाता है, यह भी स्थलीय जीव है। छिपकली देखी ही होगी आपने। उसके बाद ये घड़ियाल, इसके बाद अजगर और सांप, ये सब स्थलीय जीव है। सांप कई जो है पानी में भी रहते हैं, जो सांप पानी में रहते हैं वो जलीय जीव, और जो सांप स्थल पर रहते हैं वो स्थलीय जीव। तो इस तरह से हमने देखा कि वे जंतु या वे जीव जो स्थल पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वो स्थलीय जीव। अर्थात ऐसे जीव जो कि भूमि पर रहकर, चाहे वो जंगल में रह रहे हों या मैदानी इलाके में रह रहे हों या फिर पेड़ों पर रह रहे हों, स्थल पर रह रहे हों, वो सभी स्थलीय जीव कहलाते हैं। लेकिन मैडम कुछ जीव ऐसे हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं और दोनों जगह वो अपना जीवन चक्र जो है पूर्ण करते हैं बहुत आसानी से। ऐसे जीवों को हम किस श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, दोनों जगहों पर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं उभयचरी। उभयचरी मतलब दोनों तरफ रहने वाले, जो जल में भी रहें और थल में भी रहें, उन्हें हम उभयचरी जीव कहते हैं। उभयचरी जीवों के उदाहरण देखिए। ये मगरमच्छ है। मगरमच्छ एक उभयचरी जीव है, ये जल में भी जीवित रह सकता है और स्थल पर भी। मेंढक आप लोगों ने देखा ही होगा, मेंढक जल में भी जीवित रह सकता है और स्थल में भी। कछुआ यह भी उभयचरी है, जल में भी जीवित रह सकता है और स्थल पर भी। इसके बाद ये वाटर मॉनिटर नाम का एक सरीसृप है, रेंगने वाला प्राणी है, जो कि जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो ये हो गए आपके उभयचरी जीव। इसके अलावा कुछ जीव और होते हैं जो कि आकाश में उड़ते हैं और वृक्षों पर अपने घर बनाते हैं, तो उन्हें हम आकाशीय और वृक्षवासी जीव कहते हैं। ये अपने क्रियाकलाप आकाश और वृक्ष दोनों पर पूरा करते हैं, इन्हें हम कहते हैं आकाशीय और वृक्षवासी जीव। जैसे उदाहरण देखिए, यह कौवा है। कौवा तो आपने देखा ही होगा, यह पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है और आकाश में उड़ता है भोजन के लिए, तो यह आकाशीय और वृक्षवासी जीव है। ये गरुड़ या ईगल नाम का पक्षी है जो कि वृक्षों पर रहता है और अपने भोजन की तलाश में आकाश में उड़ता है।
ये आप देखिए चिड़िया है, ये चिड़िया के बच्चे दिख रहे हैं इस घोंसले में। तो चिड़िया भी आकाश में उड़ती है अपने जीवन यापन के लिए और अपना घोंसला बनाती है पेड़ों पर। ये अबाबिल नाम का पक्षी है, यह भी आकाशीय और वृक्षवासी जीव है। ये राम चिरैया है, यह भी आकाशीय और वृक्षवासी जीव है। तो इस तरह से हमने देखा जीवों के प्रकार आवास के आधार पर। तो इनकी परिभाषा एक बार हम देख लेते हैं फिर से कि कितने प्रकार के जीव हैं। पहले जीव हैं जलीय जीव, जल में रहने और प्रजनन करने वाले जीव जलीय जीव कहलाते हैं। दूसरे हमने देखे स्थलीय जीव, स्थल पर रहने और प्रवर्धन या प्रजनन करने वाले जीव स्थलीय जीव कहलाते हैं। तीसरे हमने देखे आकाशीय जीव या जिन्हें हम वृक्षवासी जीव भी कहते हैं। आकाश में क्रियाकलाप करने वाले जीव आकाशीय जीव कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखे उभयचरी जीव, जो जीव जल एवं थल दोनों का उपयोग आवास के रूप में करते हैं, उभयचरी जीव कहलाते हैं। इन जीवों के वर्गीकरण के बाद हम देखते हैं कि एक ही आवास में रहने वाले जीव क्या एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहते हैं, क्या एक दूसरे की आवश्यकताओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, या वो किसी प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि वो इस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे कहलाते हैं सहजीवी। जैसे हम आपस में दो दोस्त हैं या दो हम लोग मित्र हैं, हम दो मित्र अगर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे जो चीज़ हमारे पास है वो हम अपने मित्र को दे देते हैं और मित्र के पास जो चीज़ है वह हमें दे देता है। तो इस तरह से यदि हमने एक दूसरे को लाभ पहुंचाया तो हम कहलाएंगे सहजीवी, और यह गुण कहलाता है सहजीविता। इसका एक अच्छा उदाहरण आप देख सकते हो, मटर या जितने भी फली वाले पौधे हैं। आप फली या मटर का पौधा तोड़ लीजिए, इस तरह से आप पौधा तोड़ेंगे तो उसमें आपको जड़ दिखेगी। जड़ में यहाँ पर आपको बहुत छोटी सी गठान दिख रही है, परंतु जब आप थोड़ा सा बड़ा पौधा तोड़ेंगे तो आपको बड़ी गठान यहाँ पर दिखेगी। तो आपको लेना है कौन सा पौधा? मटर का पौधा या किसी भी फली वाला पौधा, जैसे चने का पौधा या सेम का पौधा या बरबटी का पौधा। इस तरह से आप कोई भी फलीदार पौधा लें, मूंगफली का पौधा भी ले सकते हैं। उस पौधे को थोड़ा बड़ा पौधा लीजिएगा आप, ये छोटा है आपको बड़ा लेना है, बड़ा पौधा लीजिएगा आप और उसको जड़ सहित उखाड़ दीजिए। जब आप उसको जड़ सहित उखाड़ देंगे तो उसकी जड़ में यहाँ पर आपको बहुत ही छोटी सी गठान दिख रही है। तो जब बड़ा पौधा होगा तो आपको मटर के दाने के आकार की बड़ी बड़ी गठानें दिखेंगी। इन गठानों को जब आप देखोगे तो ये गठानें जो होती हैं, इन गठानों में एक जीवाणु रहता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जीवाणु क्या करता है? इस जीवाणु की ये विशेषता रहती है कि यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है सीधे ही। वायुमंडल की नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं कर सकते पौधे, परंतु इस जीवाणु में ये विशेषता रहती है कि यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण कर लेता है और उसे नाइट्रेट के यौगिकों में बदल देता है। और पौधे जो होते हैं, पौधों में जब हम खाद डालते हैं तो खाद का एक मुख्य अवयव है नाइट्रोजन। खाद के मुख्यतः 3 अवयव हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो होती है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को भूमि के अंदर से, मिट्टी के अंदर से ग्रहण करते हैं, परंतु नाइट्रोजन को जब ये ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में आपको मालूम है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, परंतु पौधे उनको सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। पौधों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि उसे सीधे ग्रहण करें। तो वे पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, परंतु कैसे ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रेट उन्हें कहाँ मिलता है? मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी आपको मालूम है कई प्रकार की होती है, कहीं पर नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है और पौधे वृद्धि करने लगते हैं, परंतु कहीं पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते और पौधे सड़ गल जाते हैं। हम देखते हैं कई पौधे जल्दी वृद्धि करते हैं और कई पौधे देर से वृद्धि करते हैं। तो जिन पौधों को नाइट्रोजन मिलती है वो जल्दी वृद्धि करते हैं और जिन्हें नहीं मिलती वह धीरे धीरे वृद्धि करते हैं।
तो मटर कुल के जो भी पौधे हैं, जैसे मटर का पौधा, सेम का पौधा, चने का पौधा, ये पौधे जो हैं वो इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु की विशेषता यह रहती है कि यह मिट्टी में रहता है, जड़ों के अंदर रहता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके उसे नाइट्रेट में बदल देता है, और इस नाइट्रेट को पौधा ग्रहण कर लेता है और वृद्धि करता है। और पौधा क्या करता है, इसके बदले में पौधा अपना भोज्य पदार्थ दे देता है जीवाणु को वृद्धि के लिए। तो जीवाणु को मिलता है वृद्धि के लिए भोज्य पदार्थ और जीवाणु देता है नाइट्रोजन पौधे को, तो दोनों को लाभ हुआ। तो इस प्रकार के पौधे कहलाते हैं सहजीवी। मूंगफली का पौधा या सेम का पौधा या चने का पौधा या मटर का पौधा भी सहजीवी, और उसमें रहने वाला जीवाणु भी सहजीवी। ये दोनों एक दूसरे के सहजीवी हैं और यह गुण कहलाता है सहजीविता। अर्थात यहाँ पौधे को वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है इस बैक्टीरिया के द्वारा, इस जीवाणु के द्वारा, जिसका नाम आपको बताया मैडम ने, राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन, जिसका उपयोग पौधे अपने आप नहीं कर पाते हैं, वो केवल भूमि में से ही नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं उर्वरक के रूप में, वो उन्हें प्राप्त हो जाती है। और जीवाणु को क्या फ़ायदा हो रहा है, जीवाणु जो है उसको आवास मिल रहा है, और साथ ही साथ रहने की जगह तो मिल ही गई उसको, और साथ ही साथ उसको भोजन पदार्थ भी पौधे से प्राप्त हो गया। दोनों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए ये उदाहरण हुआ सहजीविता का। और इस तरह के जितने भी उदाहरण होते हैं जिसमें कि जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, परस्पर निर्भरता कहलाती है ये वाला गुण। यह गुण परस्पर निर्भरता भी कहलाता है। सहजीविता भी कह सकते हैं और परस्पर निर्भरता भी कह सकते हैं, जिसमें जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम परस्पर निर्भरता कहते हैं। इसके जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि घर के आसपास जब भैंसें बैठी रहती हैं तो भैंसों के ऊपर पक्षी या बगुले या चिड़ियाएं बैठी भैंस को चोंच मारती रहती हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। तो जब ये भैंस को चोंच मारती हैं तो भैंस कुछ नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है। तो होता क्या है कि भैंस के शरीर पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जुएं होती हैं, पिस्सू होते हैं, तो भैंस को उनसे बहुत कष्ट होता है। अब ये कीड़े जब भैंस के ऊपर बैठते हैं तो क्या करते हैं कि उन कीड़ों को खाना शुरू करते हैं, तो उससे भैंस को छुटकारा मिल जाता है कष्ट से, और उन चिड़ियाओं का या पक्षियों का पेट भी भर जाता है, उन्हें भोजन मिल जाता है। तो यह भी सहजीविता का उदाहरण है। तो आप ये पौधे देखिए, मटर का पौधा, चने का पौधा, मूंग का पौधा, इनमें से आप कोई एक पौधा लीजिएगा और उसे निकालकर उसमें आप गठाने देखिएगा कि आपको दिखी या नहीं दिखी। अगले कार्यक्रम में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने देखी कि नहीं देखी। अब परस्पर निर्भरता की हम परिभाषा देख लेते हैं। एक समुदाय में कुछ जातियां, चाहे वे समुदाय के अंग होते हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। यह गुण परस्पर निर्भरता कहलाता है। परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया फलीदार पौधों जैसे मटर व चने के पौधों की गांठदार जड़ों में स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसे पौधों की जड़ों पर फूली हुई छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनमें जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होते हैं। इसके अतिरिक्त परजीवी और मृतोपजीवी जीव भी होते हैं। परजीवी जीव वो होते हैं जो कि एक दूसरे पर तो निर्भर करते हैं, लेकिन निर्भर करने के साथ ही साथ वो एक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं भोजन और आश्रय के लिए, लेकिन एक दूसरे का फ़ायदा नहीं होता। जो जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर कर रहा होता है वो अपना केवल फ़ायदा देखता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, आवास प्राप्त करता है, लेकिन उससे दूसरे जीव को कष्ट होता है, नुकसान होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अमरबेल। अमरबेल तो आप लोगों ने देखी होगी, चित्र में देखिए, ये पोषक पौधा है जिसके चारों तरफ ये अमरबेल लिपटी हुई है। अमरबेल क्या करती है, इस पोषक पौधे से भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेती है, परंतु भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के पश्चात ये इस पोषक पौधे को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, यह सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, पोषक पौधे को यह फ़ायदा नहीं देती है। तो इसमें एक जीव जो है दूसरे पर निर्भर कर रहा है परंतु दूसरे जीव को फ़ायदा नहीं दे रहा है, तो यह हो गया परजीवी। परंतु इसमें जो पोषक होगा
वह पोषक जो होगा वह जीवित होगा। इसके बाद हम देखते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होते हैं वे सड़े गले और मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी तो जीवित पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे और मृतोपजीवी जो है वो सड़े गले और मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा रोटी के ऊपर या अचार के ऊपर या डबल रोटी के ऊपर एक कवक या अपन जिसे फंगस कहते हैं, एक फफूंद जिसे हम कहते हैं, फफूंद की परत जमा हो जाती है। यह परत क्या करती है, इन सड़े गले, क्योंकि जब अपनी बरसात के दिनों में रोटी सड़ जाती है तभी उसके ऊपर फफूंद दिखाई देती है, तो सड़े गले और मृत जीवों से अपने भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी। इस प्रकार आज हमने देखा कि आवास क्या है, आवास के प्रकार क्या हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी जीवों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे अनुकूलन के बारे में कि वे आवास में रहने वाले जीव अपने आप को किस प्रकार उस आवास के लिए अनुकूलित करते हैं या उनमें क्या परिवर्तन होता है कि एक आवास में एक ही प्रकार के जीव रह पाते हैं। अगर आपको आज जो अध्ययन किया है इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें प्रशासन अकादमी के पते पर अवश्य प्रश्न पूछें और अगली कक्षा में हम अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।